दीगर सियासी जमातें भी हैं इस फोरम पर। हर जमात की अपनी सियासत है, लेकिन जहाँ पर आइन की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, मुल्क की बात है, उस पर हम इत्तेफाक कर सकते हैं। ये आगे बढ़ेगा, मेरे ख्याल अलायंस बात को कबूल भी किया गया। आज जो इलेक्शन है ये मुतनाज़ा है, हुकूमतें गैर नुमाइंदा है, इन मामलात का हल जो है वो इलेक्शन नहीं है। अगर कोई सियासी इत्तेहाद जो है वो वजूद में आता है तो यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त होगी, दोनों बैठ सकेंगे, बात कर सकेंगे। और पीटीआई का बतौर सिंगल पार्टी के जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ना वो किसी से गुफ्तगू करेंगे, ना वो किसी के साथ बैठेंगे, ना वो किसी की सुनेंगे, ना किसी को अपनी सुनाएंगे, तो उस सूरत हाल से तो कम सियासत जो है वो बाहर निकलेगी। ख्वाहिशमंद हूँ कि इनका जो अलायंस है वो दीगर अपोजिशन की जमातों के साथ बने। इसकी वजह यह है कि अपोजिशन में जो दीगर सियासी जमातें हैं वो पॉलिटिकल सोच रखती हैं, वो इनकी तरह खुदकुश नहीं है, अफरा तफरी और फसाद की सियासत पे यकीन नहीं रखते। मौलाना साहब जैसे लोग इनके साथ होंगे तो कभी भी इनको अमामे की जगह कफन पहन के जो है इस्लामाबाद में हमलावर नहीं होंगे, मुल्क किसी अड्डे बने लगेगा। अगर कोई ये समझता है कि मेरा आना किसी के चेहरे पे बल डाल सकता है तो मुझे बता दिया करे, मैं नहीं जाऊंगा। ये खान साहब का फैसला है, पार्टी का कानूनी फैसला है, मेरा कोई इशू नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, जो भी वाकयात हैं वो आपके सामने। ये पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाकया है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाकया है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद वजह से मिले। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जमात ऑपोजिशन में है, लीडर जेल में है, मगर फिर भी ये कहना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हर वक्त ही सबकी नज़रें होती हैं। एंड द पार्टी ऑल्सो नोज़ हाउ टू स्टे इन द न्यूज़। जब से मुज़ाकरात ख़त्म हुए हुकूमत के साथ, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया, लग ही रहा है कि फ़ैसला किया कि अब वो जजेस की तरह ख़त लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। इससे पहले भी हमें बताया गया कि अडियाला जेल से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 2 जज जो ख़त हैं वो लिख चुके हैं आर्मी चीफ़ को। अब गुज़िश्ता रोज़ ये पता चला कि उन्होंने एक तीसरा ख़त भी लिख दिया है। बात इतनी हुई कि आज जब वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में रोज़ाना था तो वहाँ सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ से भी पूछा कि सुना है आपको ख़त भेजे गए हैं, गैर रस्मी से उनके साथ गुफ्तगू हुई कुछ सहाफ़ियों की, तो उन्होंने उस पर यह कहा कि मुझे ऐसा कोई ख़त नहीं मिला और अगर ऐसा कोई ख़त मिला तो वो मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले हमें 3 जनवरी को बताया था कि उन्होंने एक ख़त लिखा है पाक फ़ौज के सरबराह को। उसमें ये कहा गया है कि बताया गया है कि किस तरह खलीज बढ़ रही है फ़ौज और अवाम के दरमियान। इसके बाद दूसरा ख़त जो है वो फरवरी में हमें बताया गया कि लिखा गया है। उसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम और जो अदालत में तब्दीलियाँ हो रही हैं उसका जिक्र किया था। कहा जा रहा है कि खलीज जो है फ़ौज और आवाम के दरमियान, उसका भी दोबारा जिक्र किया। अब ये तीसरा ख़त है। फैसल चौधरी साहब ने जो मीडिया टॉक की अडियाला जेल से बाहर निकलने के बाद, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया और साथ में ये भी कहा कि इस ख़त में इलेक्शन फ्रॉड का जिक्र है। ये अब ख़त क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख रही है, ये अभी तक कोई इसकी कोई ख़ास वजह हम जैसे लोगों को समझ नहीं आई। मगर दूसरी तरफ जमात में इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम कह सकते हैं कि एक ऐसी जमात है जिसमें एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स जो एक डिसिप्लिन जमातों में पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है वो ज़रा उसका फुकदान ही नज़र आता है। जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो जो मुख्तलिफ धड़े हैं या उनकी आपस में ताल्लुकात हैं उनके ऊपर बहुत गुफ्तगू भी हो रही है, वो ख़बरों में भी आते रहे हैं। और इसी हवाले से शेर अफजल मरवत साहब का हमेशा एक अहम किरदार रहा है। इससे पहले भी उनको बहुत मरतबा शो कॉज नोटिस दिया गया, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिनकी वजह से पार्टी में भी बहुत परेशानी थी। इमरान खान साहब ने भी उनको एक से ज़्यादा मरतबा टोका। अब जो स्वाबी का जलसा हुआ है तो इसके बाद हमें ये बताया गया कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये जब फैसला यूँ सामने आया, मीडिया चैनल्स पे इसकी खबर आई तो बहुत से सीनियर जो लीडर्स हैं उनको तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पार्टी के, उनको भी इस बात का इल्म नहीं था। शुरू में उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई इतलात नहीं है।
बट ये तो हम जानते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं पार्टी में या पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें कोई ख़ास ज़्यादा मकबूल नहीं थे और इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं। और इसके साथ साथ जमात में खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब इमरान खान साहब ने जब से जुनैद अकबर साहब को सदारत संभाली है पार्टी की तो उन्होंने भी तब्दीलियाँ की और इनमें से एक जो हैं वो बैरिस्टर सैफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भी वो तर्जुमान हैं, काफ़ी मुतहर्रिक भी हैं, जर्नलिस्ट एटलीस्ट नो हिम वेरी वेल, बट उनको जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा है उससे हटा दिया गया है। तो ये काफ़ी इसके साथ साथ पंजाब में भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं। आलिया हमजा साहिबा को पार्टी की लीडरशिप दी है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। Very kind of you to जी रऊफ साहब सबसे पहले तो सर बताएं कि ये शेर अफजल मरवत साहब का क्या मामला है जो उनको अब आपने निकाला। पहले भी मेरे ख्याल में शो कॉज नोटिसेस तो इनको इशू किए गए थे बट आगे कभी कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी। व्हाट हैपेंड दिस टाइम? थैंक यू। देखिए, काफी दफा आपने खुद फरमाया है कि बहुत दफा इनको पहले भी शो कॉज नोटिसेस इशू किए गए हैं और इनकी ये जो एक डिवाइसिव और डिसरप्शनिस्ट पॉलिसी होती है हमेशा, उसकी वजह से उनको शो कॉज नोटिसेस इशू किए गए। वो पार्टी के अंदर कुछ मामले जो हैं उनको खुश उसलूबी से तय करने की कोशिश की जाती है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं कोशिशों की वजह से शेर अफजल मरवत साहब पार्टी से पहले नहीं निकाले गए थे। लेकिन सवाबी में जिस तरीके से उनका कॉन्टेक्ट रहा है, जिस तरीके से उन्होंने लिटरली स्टेज को ऊपर कब्जा किया है और लोग एक साथ तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर को डिस्टर्ब किया वगैरह वगैरह, तो ये तमाम जो रिपोर्ट होती है इसकी वो खान साहब के पास जाती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नो दिस इज इनफ एंड वी मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, सो ही इज आउट ऑफ द पार्टी। नोटिफिकेशन ऑलरेडी उसका इशू किया जा चुका हुआ है। रऊफ साहब तो ये बताएं कि अब आपने अगर उनको पार्टी से निकाल दिया है तो क्या आपके ख्याल में अब जो नेशनल असेंबली की सीट है जिसपे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वहां भी आप लोग इनको हटाने की कोशिश करेंगे? इज देयर एनी डिसीजन और एनी थिंकिंग टेकिंग प्लेस? क्योंकि हैं तो वो जब तक वो पार्लियामेंट में रहेंगे वो आपके एमएनए ही कहलाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो मुझे पता चला वो ये है जी कि हम उनको कहेंगे कि वो अपनी सीट जो है वो खुद ही वेकेट करते हैं, वो रिजाइन करते हैं जी। आप देखते हैं कि अगर वो रिजाइन नहीं करते तो उसके बाद पार्टी फैसला करती है। सर बट आप लोगों को यहाँ कोई घबराहट या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से? क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी समझना है कि अगर इस वक्त आप लोग कोई भी सीट फॉर व्हाट एवर रीज़न उसके ऊपर बाई इलेक्शन होता है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से ही हो, आप इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कुछ असूलों के ऊपर कुर्बान की जाती हैं। पार्टी का हमेशा खासा रहा है। अगर आप 4 साल पहले भी जाएं तो आपको याद होगा कि सेनेटर्स के इलेक्शन में केपी में हमने अपने 22-20 से ज़्यादा लोगों को पार्टी से निकाला था और हम ही एक वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि असूल की सियासत करते हैं और ये नहीं देखते खान साहब के जी हमारे 2 बंदे चले जाएंगे या 4 बंदे चले जाएंगे। हाँ, जो बंदा जो है वो पार्टी के डिसिप्लिन को वायलेट करता है, पार्टी के साथ अपनी कमिटमेंट को वायलेट करता है, अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, खान साहब की हमेशा से कंटेंशन ये रही हुई है कि वो पार्टी में रहने का हकदार नहीं है। सो इसी असूल की बेसिस के ऊपर ही शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ उन्होंने इस कार्रवाई का फैसला किया था। तो सर ये बताइएगा कि यहाँ ये भी सवाल उठता है कि शेर अफजल मरवत साहब माजी में जो भी रहा हो उनके खिलाफ इतनी तेजी से कार्रवाई हुई, बट और भी बहुत से आपके डिसिप्लिनरी इश्यूज जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हुई। जैसे खुद हमें बताया गया था कि आपके कुछ मेंबर्स थे जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे या उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो वोट करेंगे फॉर द अदर साइड। आपने उनको भी शो कॉज नोटिसेस भेजे थे, बट उसके बाद हमें मालूम नहीं हुआ कि उनके ऊपर क्या हुआ। उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है आरफा बीबी और वो काम कर रही है। वो मेरा ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर मेरा ख्याल है कि चंद दिन में आपको पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इस इंक्वायरी कमेटी ने ये देखना है कि किस किस बंदे ने एक्चुअली वोट दिया था उस दिन और वो उसी की बेसिस के ऊपर जो मुस्तकबिल की कार्रवाई जो है वो डिपेंड करेगी।
तो सर ये चंद दिन कोई आप डेडलाइन देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली काफी वक्त गुजर गया, तो वीड लाइक टू कीप एन आई ऑन इट कि कब तक ये हमें मालूम हो जाएगा? हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते, विद इन फरवरी, मार्च में कुछ आप उसको नैरो डाउन करेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि आज ही मुझे बताया गया है कि जी उसकी इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग कॉल की गई है। वो मेरे पास डेट नहीं है कि किस दिन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी उसकी मीटिंग हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट जो ही हमें मौसूल होती है पार्टी में, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। आप सही कह रही हैं कि ये डिले हो गया मामला, लेकिन उसकी वजूहत थी कि और बहुत सी चीज़ें थी जो कि पार्टी में हो रही थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है, इसके जो मेंबरान हैं वो भी उन मामलात में बिजी थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर देखा जाएगा। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब खत लिख देते हैं हम कह सकते हैं थोड़ी देर के बाद आर्मी चीफ को, इनका मकसद क्या है सर? संदेश से आते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, जो खतूत हैं, जो 2 खतूत आपके पास हैं, आई एम श्योर आपकी नजर से गुजरे होंगे, उसमें आप उनके मुंदरजात जरा पढ़िए तो देखिए है अब क्या। तो सर तीसरे का भी जिक्र हो रहा है ना, अब तो तीसरे का भी जिक्र हो रहा है। उसमें उन्होंने उसके इब्तदाइया में ये कहा है कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, और हम चाहते हैं कि फौज और अवाम के दरमियान जो बढ़ते फासले हैं वो इंस्टीट्यूशन के लिए भी ठीक नहीं है, मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है, और ये नहीं होने चाहिए फासले। और फौज और अवाम को इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने 6 वजूहात बताई हैं कि जी ये 6 वजूहात हैं जिनकी वजह से ये फासले क्रिएट हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने आखिर में अपने जो इख्तिताम किया है उस लेटर का, उसमें कहा है जी कि ये जो इश्यूज हैं, ज़रूरत समर किया है कि इन इश्यूज को फौरी तौर के ऊपर हल किया जाए ताकि अवाम और फौज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और वो जो इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव टोन में लिखा गया ख़त है, और एक नहायती सब्सटेंटिव किस्म की एनालिसिस के साथ उन्होंने कहा है कि जी ये इसका मसले का हल है। और मैं बहसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये खत लिख रहा हूँ, उनका एक स्टेटस भी है, उस मुल्क के वजीर आज़म भी रहे हुए हैं, और तकरीबन इसी किस्म के मुंदरजात जो है वो सेकंड लेटर में भी थे। अब ये एक ऐसी पार्टी जिसकी जुबान बंदी हो चुकी हुई है, एक ऐसी पार्टी एक ऐसा लीडर जिसके मीडिया कवरेज जो है वो बंद की हुई है, जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता, जिसकी तस्वीर नहीं दी जा सकती, जिसका बयान नशर नहीं किया जा सकता। तो आप बताइए आरिफा बीबी मुझे कि और क्या हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि अगर वो कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं अब पाकिस्तान के अवाम से। नहीं सर, बट वो क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आप लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत भी इन अ वे कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, तो फिर आप क्यों जो फौज है उसका हाईलाइट कर रहे हैं या उसको पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सारे इश्यूज वहां बात करके उनकी सियासतदान का काम तो नहीं है ना सर कि वो आर्मी चीफ को खत लिखे? नहीं, उसमें हर्ज भी क्या है अगर वो फील करता है एक सियासतदान के मुल्क के मसाइल हैं। और पहले तो आप ये एस्टैब्लिश कर लीजिए ना कि ताकत कहाँ है, ताकत तो वही है। तो अगर वो ओपन लेटर लिख रहा है, दिस इज एन ओपन लेटर जो कि पब्लिश हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, अवाम तक भी पहुंचा है, उसके मंदरजात अवाम ने भी देखी है, सारा कुछ किया है, तो उसमें हर्ज क्या है कि अगर किया जाए? क्योंकि अगर आपने एक्चुअली मुल्क के मसाइल हल करना है तो एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूरी है। आप देखा होगा कि ये जो अच्छा सर, माफ करिएगा सर, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक सवाल आपसे पूछना था सर, ये बताइएगा कि वो शकील साहब और तैमूर झगड़ा साहब की मुलाकात नहीं होती? सुना है तीसरी दफे वो गए हैं अडियाला जेल मिलने के लिए इमरान खान साहब से, बाकियों की तो कुछ मुलाकात हो रही है, आज चीफ मिनिस्टर साहब की भी मुलाकात हुई, इनकी क्यों नहीं हो रही? क्या पार्टी डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन या कुछ आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं? मेरी 25वां हफ्ता जा रहा है जी कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही। हमारा जो थर्सडे को पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी मुलाकात होती है, लेकिन वो जब चाहते हैं ये मुलाकात कराते हैं, जब नहीं चाहते नहीं मुलाकात होती। 3 हफ्तों से ये लोग जा रहे हैं, वो खड़े होते हैं, 3-4 घंटे इंतजार करते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आपकी मुलाकात नहीं हो जाती, वो वापस आ जाते हैं। और ये है कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद। मैं आपको जैसा कि मैंने अर्ज किया, मेरी 25 हफ्ते हो गए हैं मुलाकात नहीं हो रही, और हर हफ्ते जो है मेरा नाम जाता है। अब इसमें अब क्या हम इससे ज्यादा और क्या बात करें?
कि आइन और कानून जो है वो उसकी धज्जियां लपेटी जा रही है, अदालत के फैसला जो है उसको नहीं माना जा रहा, उसकी कोई बुकत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, जजेस की एलिवेशन, द हॉटेस्ट टॉपिक दीज डेज। ये पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले। 2 सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, बाज़ मामलात में उनका जो तर्ज अमल है, रेफरेंस बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे हैं कि ये बनाया जा सकता है, मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। वो काम चलने नहीं दे रहे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जजेस का, अदलिया का। आजकल सियासत से ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी जो हमारी अदलिया है और बुकला हैं उनसे मुतल्लिक़ होती हैं। आजकल भी वही इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में कितनी तब्दीलियां हो रही हैं, कितनी तेज़ी से नए जजेस को इंडक्ट किया गया। पिछली जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी तो उसमें जो 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो कानून साजी की गई, बहुत से हाई कोर्ट के जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की से लाहौर हाई कोर्ट से इनको एलिवेट करने का फैसला किया गया टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी बहुत से लोगों की नज़रें थीं, मगर इससे पहले कि ये फैसला होता, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस जो हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया टू दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सीनियरिटी में भी उनको ऊपर रखा गया। इसके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, सवाल उठाए गए कि क्या ऐसा मुमकिन भी है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जब ये जो जस्टिस डोगर हैं इनको लाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अब इनकी जब ये ओथ लेंगे तो इनकी सीनियरिटी नए सिरे से शुरू होगी। मगर ये जो एक रिवायत है इसका भी हमें बताया गया कि दिस नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू। उनकी जो सीनियरिटी थी उनको एलिवेट इस तरह किया गया कि वो अब सीनियर मोस्ट जज हो गए हैं और उन्होंने ओथ भी अब लिया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके ऊपर ये भी इतलात आई हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। कुछ इतलात तो ये थी कि यह चैलेंज हो गया है, बट वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ द डिटेल्स। हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। इसके साथ साथ ऑब्वियसली 26वीं आईनी तरमीम का भी मामला है, जो जुडिशल कमीशन है उसका, आईनी बेंच का। तो इन सब इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब, बहुत गहरी नज़र है जी ये कोर्ट के मामलात पे, सहाफ़ी हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है वसीम मलिक साहब ने, ये भी कोर्ट के अफेयर्स जो हैं उन पे रिपोर्ट करते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी साकिब साहब, बहुत एक्साइटमेंट अब सुना है, कल ओथ टेकिंग तो हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी और चीफ जस्टिस जो कायम काम चीफ जस्टिस बने जी सरफराज डोगर साहब की भी। और सर सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने सोचा है कि अब खत लिखने का कोई फायदा नहीं है, अब पिटीशन लेके चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये बताएं इसकी क्या तफसील है? उनके पास अब नेक्स्ट फोरम ही सुप्रीम कोर्ट जाने का ही है, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो खारिज हो चुकी है और अब मेरे ख्याल में 2-4 दिनों में वो दायर हो जाएगी। आज जो दायरी हुई है वो किसी आम वकील की जानिब से, मतलब एग्रीव्ड पार्टी नहीं, एग्रीव्ड डायरेक्टली वो जजेस हैं। जो हल्फ वाला मामला है उसमें काफ़ी मेरे ख्याल में उसमें भी चीज़ें हैं, क्योंकि 4 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट के, 4 जजेस ने, 2 तो कमीशन के मेंबर थे, उठ गए थे। अब वो क्या सुबह हल्फ बर्दारी में आएंगे, सबसे बड़ा सवाल। ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? नहीं सर? मतलब एक जो डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट का, अब जो वो सदर मुमलिकत के पास हलफ लेंगे सरफराज डोगर साहब, तो वहां पे भी 5 जजेस रात को डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में उनका इशाया था, वहां पे वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने खतूत लिखे अपने चीफ जस्टिस को, फिर रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत सारे सवालात उठाए सीनियरिटी के
क्या अब वो कल सदर मुमलिकत पर के पास जो नहीं सर, आई गेट योर पॉइंट। मैं सिर्फ ये कह रही थी, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं कहने का मकसद मेरा ये था कि ये जो अब खत लिखना हो या कोई हम कहें कि जी ये रिवायत होती थी, वो रिवायत इग्नोर हो जाए, फर्क किसी को नहीं पड़ता ना। तो मैं ये इस पॉइंट से पूछ रही थी कि अगर वो ना जाए, वो खत लिख दें, कोई उठ के चला जाए, तो जो फैसला करने वाले हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ा इन चीजों से। फर्क तो बिल्कुल भी किसी को नहीं फर्क पड़ रहा। अगर फर्क पड़ना होता तो वो 10 फरवरी का इजलास ही ना होता। बड़ी रीजनेबल उसमें जो उनका जो मुतालबा था या जो भी रिक्वेस्ट थी कि आप जो है वो ये जजेस जो है वो मौखर कर दें इजलास, दो सिंपल सी रिक्वेस्ट थी कि आप इजलास 10 की बजाय 20 फरवरी कर लें कि 26वीं आईनी तरमीम में आगे चलकर अगर फुल कोर्ट बनती है तो वहाँ इशू आ जाएगा कि फुल कोर्ट पुराने जजेस की होगी या नए भी इंक्लूड होंगे। दूसरा पॉइंट यह था कि सीनियरिटी वाला मामला हल हो जाए फिर देख लें। तो मेरा ख्याल में बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने भी अपने जजेस को इस तरह मतलब उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि रीजनेबल बात हो। वो ये नहीं कह रहे कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक नहीं है, जुडिशल कमीशन ठीक नहीं है, जज लगाने ही नहीं चाहिए, सब ऐसा नहीं था। वो कह रहे थे थोड़ा सा मौखर कर दें, तो मेरा ख्याल में हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। फिर याह्या अफरीदी साहब और अटॉर्नी जनरल की जो कंट्राडिक्शन आ गई है उनकी बातों में, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट अब जो आने वाले दिनों में होना है वो सीनियरिटी का इशू है, जो कानूनी एक जंग जजेस के दरमियान हुई है। तो उसमें अब याह्या अफरीदी साहब ने तो जब सहाफियों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो अटॉर्नी जनरल साहब ने मेरी राय से इत्तेफाक किया, तो आज अटॉर्नी जनरल जो है वो कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं किया। तो अब कौन सच बोल रहा है और कौन किधर है, कौन किधर है, ये अजीब सी सूरत हाल बन गई है। तो इस सिचुएशन की वजह से ही मेरे ख्याल में 10 फरवरी को ये कहा जा रहा था कि आप ना जाएं इस तरह। बिल्कुल वसीम साहब, सर एक ये तो मामला है, बट वेरी क्विकली कुछ IMF की भी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब की, बहुत कयास आई है कि उसमें भी ये इश्यूज शायद वो दिलचस्पी रखते थे IMF वाले जानने में। IMF की बिल्कुल मुलाकात हुई, उनका जो मिशन है वो आया और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी मुलाकात नहीं करना चाहते थे, मगर फिर वजारत ख़जाना की जानिब से उन्हें बताया गया कि ये ज़रूरी है, तो फिर उन्होंने मुलाकात की और फिर मुलाकात में ही गालबन ये तय हुआ था हमारे इतलात के मुताबिक कि चीफ जस्टिस जो है उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए खुशगवार हैरत इसलिए थी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी मीडिया फ्रेंडली नहीं थे माजी में। अब आके उन्होंने कोई 2-3 मुलाकातें तो की, लेकिन वो एक बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे हमें पता चला कि 12:30 बजे हमें पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इतने क्रूशल लम्हे में आज के रोज़ सवालात के जवाब भी देंगे और IMF के मिशन के बारे में भी बताएंगे। मगर जो उसमें एक दिलचस्प चीज़ थी वो ये थी कि ये तो एक अंडरस्टैंड बात थी कि चीफ जस्टिस आएंगे, IMF मिला है तो उस हवाले से ब्रीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा आते ही बैठ के कि जो जिन 3 मौज़ूआत पे मैं बात करूंगा वो खासे दिलचस्प थे। पहले उन्होंने कहा कि मेरी IMF से मुलाकात हुई, क्या चीज़ें वहाँ पर तबादला ख्याल हुआ किन चीज़ों पर, वो मैं आपको बताऊँगा, और दूसरा मुझे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अडयाला जेल से खत आया है तो उस पर बात करूँगा। ये भी एक अगेन एक हमारे लिए हैरान कुन था कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए। और तीसरा फिर उन्होंने कहा कि हम एक नई जुडिशल पॉलिसी बना रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैंने लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को तलब किया है, तो तलब नहीं उनसे दरख्वास्त की है कि वो आएँ और अपना इनपुट दें। तो उस हवाले से तो उस मुलाकात में जो एक अलामिया भी आया IMF के हवाले से और फिर चीफ जस्टिस ने भी हमें बताया, उसमें बज़ाहिर तो कहीं ना कहीं 26वीं तरमीम का भी जिक्र हुआ, क्योंकि वो जब ये बात चली होगी कि जजेस लगाने का आपके यहाँ तरीका क्या है, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का तरीका क्या है, उसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील कैसे हुई है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बल्कि बुनियाद ही जाकर 26वीं आईनी तरमीम से जाके मिलती है। तो उसके अलावा भी चीफ जस्टिस ने खासी अहम बातें की थी। यहाँ पर सिर्फ एक बात मैं आपको करता चलूं कि अभी साकिब भाई और आप भी कह रहे थे, थोड़ी सी माजरत के साथ मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं कि देखिए फर्क इसलिए थोड़ा सा पड़ा है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं कि चीजें रिवर्स हो गई हैं या कुछ नहीं हुआ। आप सिर्फ 13 जनवरी से 27 जनवरी 2025 के टाइम स्पैन को देखिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने सिर्फ एक सवाल पूछा था इख्तियार समाअत से मुतालिक, उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या हुए हैं, यहाँ तक कि आपको सुप्रीम कोर्ट का उसी तनाजुर में ही एक जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में नए जज भी इंडक्ट हुए हैं। उसके बाद इवन के वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्रेडिट लेते हैं कि वो 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने करवाई, इवन के वो यहाँ तक भी कहते थे कि ब्रूट मेजॉरिटी से भी मैं करवा लूंगा। तो उन्हें भी फ्लोर ऑफ द हाउस कहना पड़ा कि अगर जो जुडिशरी है वो 26th अमेंडमेंट को अंडू कर देगी तो पार्लियामान नहीं मानेगी इसको। तो फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है, परेशानी उस हवाले से होती है। अदरवाइज हम देखिए ये तल्ख हकीकत है कि हमारी जो जुडिशरी है अगर वो उसके फैसले ना ही माने जाते, कितने फैसले इंतखाबात से लेकर मखसूस नशिस्तों के फैसले तक अभी तक वो फैसले नहीं माने गए थे ना, तो हमारे एग्जेक्टिव फैसलों को ना मानती और 26th अमेंडमेंट भी ना करती
तो दोनों चीजें चल सकती थी पैरेलल, किन से पूछना था। 26 अमेंडमेंट करने का मेरे नजदीक एक सोल पर्पस ये था कि जुडिशरी का सिस्टम स्मूथ चलता रहे, वो हमें डिस्टर्ब ना करें। मगर वो स्मूथ नहीं चला, जो स्मूथ नहीं चला, डिस्टर्बेंस तो अभी भी हो रही है। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करने साकिब बशीर साहब से और वसीम मलिक साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं इस वक्त अदलिया के हवाले से। जी साकिब साहब, बहुत से लोगों की ये भी शिकायत है कि थोड़ा सा स्टैंड तो जजेस को लेना चाहिए, ये ख़त लिखना और इससे आगे इफ्तिखार चौधरी साहब का बहुत से लोग हवाला देते हैं कि जी बार्स में जाएं, तकरीरें करें। क्या ये पैगाम या ये तज्जिया सिर्फ मंसूर साहब के लिए है या जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, मुतासरा जजेस हैं, उनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक वो गए तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो देखे ना यार सादिक साहब को कितनी परेशानी हो गई दूसरे दिन ही। नहीं, वो तो उन्होंने बाद में एक वो जो रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम है और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इसको सुनना चाहिए। तो ये कहने पर उनको सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बुला लिया और उनको चाय पिलाई। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मतलब ध्यान से हाथ हौला रखो, सिर्फ एक तकरीर में कोई एक सेंटेंस मेरे ख्याल में होगा, तो उनको भी मेरे ख्याल में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। अभी रिसेंटली देख लें, आमिर फारूक साहब आखिरी 15-18 दिनों में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नक्शा बदल दिया। और नक्शा कैसे बदला कि तमाम कमेटीज में से निकाल दिया उनको, मतलब सीनियर जजेस हैं और दूसरे जजेस आए, उन्होंने उनको डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में भी, मुख्तलिफ कमेटीज में भी, इसी तरह जो जजेस की कंसल्टेशन थी, सीनियरिटी, रिप्रेजेंटेशन, सब जो है वो कर दी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, जस्टिस मंसूर अली शाह, अब जो पहले जस्टिस मंसूर अली शाह थे जो मतलब खत लिख रहे थे या तकरीबात में जा रहे थे, अब थोड़ा सा इजाफा हुआ है कि 3 और आ गए हैं, 4 हो गए हैं, तो मे भी आगे चलकर जो है वो ये तादाद बढ़ जाए। लेकिन एक और जो खदशा लग रहा है बज़ाहिर, वो ये है कि जो 26वीं तरमीम के खिलाफ जब दरखास्तें फुल कोर्ट में अगर जाने का मामला आ गया, तो यहाँ तो सारे वकील ये कह रहे हैं कि जिस दिन 26वीं तरमीम आई तो उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की लोग थे, जजेस थे, वो सुने, वो 16 बनते हैं। तो वो एक अलग से नहीं, मतलब जब पैकिंग में वो लोग आ जाएंगे, ठीक है, उनमें से सब एक जैसे नहीं है जो नए आए हैं, लेकिन फिर भी वो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो है ना, वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हम वापस चले जाएं। तो जब बेनिफिशियरी भी हैं वापस, फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से वो IMF वाले पूछ रहे हैं, याह्या अफरीदी साहब खुद बेनिफिशियरी। अच्छा सॉरी, ये बात अगर खान जो है वो भी, सॉरी मैं जरा अगर थोड़ा सा चेंज करूं, मुझे ये बताएं कि उन्होंने IMF वालों ने क्या बात की और क्यों बात की जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से? मैं यही सवाल वसीम साहब से भी पूछना चाह रही थी, तो वसीम साहब तो मुझे ले गए लंबी कहानियों में ना कि ये उन्होंने ये बताया। वो मुझे बताएं कि उन्होंने याह्या अफरीदी साहब से बात क्या की। पहली दफा बात की जुडिशरी में, फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा हुआ कि IMF जो है वो इस तरह, पहली दफे पाकिस्तान में नहीं, वो कह रहे हैं दुनिया में जो लोग IMF को, वो कहते हैं दुनिया में हमने कभी नहीं ऐसा बात हुई ना मुलाकात में, उसी की वजह से फिर वो, मैं तो इसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दूंगा बड़ी माजरत के साथ, वो हुई। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन कि उस मुलाकात में उन्होंने क्या पूछा? क्योंकि बाय द वे आई आस्क बोथ ऑफ यू दिस, आप भी बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में के हवाले से भी उन्होंने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो मातहत है हाई कोर्ट्स के। अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तो रिसेंट पास्ट में तो हाई प्रोफाइल केसेस ही चल रहे हैं, और वो केसेस है इमरान खान के। नहीं, ये आप कह रहे हैं IMF वालों ने पूछा, मतलब ये बात जो है इन्होंने की कि हम, एक तो उन्होंने याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि हर चीज का आपको जवाब देने के पाबंद नहीं है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से। अब जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाला जो मामला आता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तो रिसेंटली तो इमरान खान साहब के केसेस चलते रहे और उस पर सवालात उठते रहे हैं, फेयर ट्रायल के, सीरियस नेचर के, आज भी सवालात हैं। तो ये एक मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने ये बात की हो। वसीम साहब आप देखिए, मैंने आपको जब उस वक्त कहा ना कि हमारे लिए एक हैरत थी कि चीफ जस्टिस याह्या खान आकर फरमा रहे हैं कि मैंने इमरान खान नहीं सर, अफरीदी हैं, याह्या खान अफरीदी, अच्छा ओ अल्लाह माफी दे, तो उनका नाम वही है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था, तो पूरा नहीं कहा, याह्या खान अफरीदी मैं बता रहा था। मैं तो मतलब कि चले अब मैं क्या कह सकती हूं। उन्होंने जब इमरान खान का खत और उस पर एक्शन लिया तो वो उस मुलाकात का नतीजा था। मैं आपको एक छोटी सी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूं कि मुलाकात से कबल ही जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हुए थे, मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा था, तो वो वैसे ही विटनेस करने आए थे उसको। वो बाहर आते हैं अहाते में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का PRO का जो स्टाफ है ना, वो पहुंचता है, उमर अयूब साहब को कहता है कि आपको
PR ऑफिस में बुलाया जा रहा है। अच्छा। तो उमर अयूब साहब कहते हैं कि मेरा क्या काम है वहाँ PR ऑफिस बुलाने का, तो वो नहीं जाना चाह रहे होते। फिर स्टाफ की जानिब से कहा जा रहा होता है कि कोई चीफ साहब का पैगाम है आप तक पहुँचाना है, तो वो जाते हैं, फिर चीफ साहब का पैगाम पहुँचाया जाता है। अब वो पैगाम क्या था कि आपको हम जो नई अपनी नेशनल जुडिशल पॉलिसी बना रहे हैं ना, उसमें इनवाइट करना चाहते हैं। फिर आप इस इवेंट को जोड़िए, जब चीफ जस्टिस याहिया खान हमें फरमा रहे थे उस मुलाकात में कि मैंने वजीर आजम को अटॉर्नी जनरल के थ्रू पैगाम भिजवाया कि आप आइए, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तक हमने बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल कम्युनिकेशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सुप्रीम कोर्ट के अहाते से PRO के जरिए बुलवाना होता है, या उनका चैम्बर जो पार्लियामेंट में मौजूद है वहां ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए कितनी देर लगती है? तो वजह सिर्फ ये थी, और इसमें एक और दिलचस्प कहानी अभी वो खुली नहीं है। चीफ जस्टिस याहिया खान ने हमें यह भी कहा कि मुझे वजीर आजम का खत आया, मैंने उस खत का जवाब नहीं दिया। वो खत कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ था कि वजीर आजम साहब ने उस खत में क्या कहा, नहीं मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। तो उस खत में क्या था वो वहां बताते बताते रुक गए। तो हमारी इतलात के मुताबिक IMF की मुलाकात से पहले ये प्रोसेस मुकम्मल करना था कि मैंने लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी बुला लिया है, और दूसरा इमरान खान साहब का खत उन्हें मिलता है गालिबन 30 जनवरी को। वो खत ना सिर्फ चीफ जस्टिस याहिया खान को मिलता है बल्कि आईनी बेंच को भी मिलता है। 2 कॉपियां थी, एक इस तरफ गई दूसरी उस तरफ गई। तो याहिया खान साहब कह रहे हैं हमें कि मैंने गुज़श्ता रोज उस खत के ऊपर फिर फाइनली मुझे ये इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि खत में सिर्फ इल्जामात नहीं है, संजीदा नौयत के इल्जामात हैं। और मुझे इमरान खान की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने सिर्फ इल्जामात नहीं लगाए, साथ मटेरियल भी दिया है जो कि USB की शक्ल में है। तो अगर उन्होंने आईनी बेंच को वो भिजवाया है तो खत तो आईनी बेंच के पास पहले भी था। तो मुझे ये लगता है, हमारी इतलात भी इस हवाले से यही है कि IMF के वफ्द के आने से पहले वो प्री रिक्विजिट पूरे किए गए, फिर मुलाकात हुई, मुलाकात में सवालात हुए, इमरान खान से मुतालिक भी एक सवाल हुआ मेरी इतला के मुताबिक। उसका जवाब जो था उससे IMF मुतमईन भी हुआ जो चीफ जस्टिस ने दिया, लेकिन उसके बाद ये जो फिर मीडिया ब्रीफिंग थी ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो कराची में एक बहुत दिलचस्प क्रिमिनल या क्राइम स्टोरी जो है वो सामने आई। अगवा की तो हमें क्लियरिटी बाद में आई थी, पहले तो हमारा मिसिंग का ही केस चल रहा था। एक्सक्यूजेस देके हम लोग को मतलब लेके चुप कराते रहे हैं। कई दफ़ा अरमगान के साथ इसकी रिफ्ट्स की मुझे जो है वो इतला मिलती रही, दफ़ा को कई दफ़ा ये धमकियां दे चुका हुआ है। आईओ अपना केस के प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो कराची से एक हम कह सकते हैं एक बहुत खौफनाक या अफसोसनाक कहानी जो है वो सामने आई है। 6 जनवरी को कराची का जो इलाका डिफेंस है वहाँ से मुस्तफ़ा नामी एक नौजवान जो था उसका अगवा हुआ। महीना कुछ मालूम ना हुआ, कुछ पता ना चला। 8 फरवरी को उस बच्चे की बाजियाबी के लिए डिफेंस के एक बंगले पर पुलिस ने छापा मारा। जो लोग बंगले में मौजूद थे उनकी तरफ से इतनी फायरिंग की गई कि एक DSP समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। काफ़ी घंटों के बाद पुलिस जो थी वो दाखिल हुई अंदर, और उन्होंने वहाँ एक अरमगान नामी जो मुलजिम था उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। कहा यह जा रहा है कि इसी ने बच्चे को अगवा किया था और शायद इसका भी कोई मनशियात के मामले से ताल्लुक़ है। मगर इतने बड़े वाक़े के बाद जिसमें न सिर्फ एक नौजवान गायब हुआ है बल्कि पुलिस भी जो है वो ज़ख्मी हुई, जब रिमांड के लिए पेश किया गया इस लड़के को जज के सामने तो उन्होंने जुडिशल रिमांड पे भेज दिया, यानी कि पुलिस उससे ज़्यादा तफ्तीश भी ना कर पाई। मुस्तफ़ा की जो वालदा है वो इल्ज़ाम लगा ये रही हैं कि पुलिस ने भी उनकी कोई ख़ास मदद नहीं की और अभी तक मुस्तफ़ा की कोई इत्तला नहीं है, वो ज़िंदा है, किसी की कैद में है। देयर आर नो डिटेल्स। आज ताज़ा तरीन इत्तलात ये आई हैं कि ये केस जो है ये अगवा का नहीं है बल्कि मनशियात का है, और मनशियात फरोशों की कोई बाहमी लड़ाई थी जिसमें ये सारा मामला हुआ है। क्योंकि मुस्तफ़ा भी गालिबन उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो भी ड्रग्स जो हैं वो बेचता था। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो फ़हीम साहब।
क्या मामला है फहीम साहब ये? आई मीन जिस तरह वो वाकया पेश आया बंगले पे, क्या पुलिस एक्सपेक्ट कर रही थी और उनको ये सारी जो बैकग्राउंड है या मनशियात की तफसील है ये मालूम थी जब वो छापा मारने गए उस बंगले पर? नहीं, जो इतलात हैं, जो पुलिस हुक्काम कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि जिस जगह पर वो छापा मारने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का कोई हिस्सा है, जिसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, जिसके बंगले पर छापा मारने जा रहे हैं। उन्हें तो ये इतला थी कि जो एक मगवी है, जो मुस्तफा जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, उसके मोबाइल फोन की जो लास्ट लोकेशन है वो इस घर की आ रही है। तो वो तो एक किडनैपिंग फॉर रैंसम या किडनैपिंग के केस में बेसिकली गए थे कि यहाँ से जो है उन्होंने उस मगवी को जो है वो बाजियाब कराना है। लेकिन ये जब वहाँ पहुंचे हैं तो वो घर जो है इतना यूं कह लीजिए कि टैग था कि वहां पर बाकायदा जो मोशन डिटेक्टर लगे हुए थे जिनकी तादाद कोई 25 पता चली है और 50 के करीब जो है वहां पर सीसीटीवी नर्स थे। जब पुलिस वहां पहुंची है तो पुलिस की मौजूदगी की इत्तला, आमद की इत्तला जो है वो अंदर सीसीटीवी कैमरास के जरिए अंदर मौजूद शख्स को हो चुकी थी, जिसका नाम अरमकान पता चला है। और अरमकान ने जो है वो पुलिस के ऊपर गिरफ्तारी से बचने के लिए बाकायदा फायरिंग भी की है। और उस फायरिंग के बाद जो है, जिसके नतीजे में आप बता भी रही थी नाज़रीन को भी कि एक डीएसपी समेत जो है वो 2 एहलकार जख्मी हुए। अब ये जो शख्स है जिसको बाद में जो है कहा जा रहा है कि उसने अपने वालिद, जो खुद भी एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा है, जिसका नाम जो है वो कामरान डॉन जिसे कहा जाता है या कामरान बॉस भी कहा जाता है, उसका बेटा है। और इस अरमकान ने अपने बाप और अपनी वालिदा के कहने पर जो है फिर बाद में पुलिस को गिरफ्तारी भी दी। पुलिस अभी की लाश बरामद नहीं कर सकी है और ये लाश के लिए जिसके लिए अरमकान खुद कह रहा है कि उसने उसे कत्ल करके उसकी लाश मली नदी में फेंक दी थी। नहीं फहीम साहब, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर जो इतलात आई थी वो ये थी कि पहले पुलिस के जराए से ये खबर चली कि जी उसने ये अरमकान ने कह दिया है कि मैंने ही मारा है, फलां जगह पे लाश फेंकी है। उसके बाद ये बयान जो था ये गायब हो गया, क्योंकि अगर ये बयान दिया था तो थोड़ी देर, तो जितनी देर वो पुलिस के पास था वो उन्होंने वो लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस की? उसने जो बताया था कि मैंने कहा जहां फेंकी है। देखिए, मली नदी कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। जिस जगह पर इसकी जानिब से कहा गया था उसके बाद जाहिर है एक चलती हुई नदी है, तो लाश को तलाश करना मली नदी जैसे मुकाम से आसान नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, पुलिस को इसमें दुश्वारियां भी। सबसे बड़ी दुश्वारी जो पुलिस को आई, पुलिस ये समझ रही थी कि अभी तफ्तीश के लिए हमारे पास वक्त है, हम जो है कल इसका रिमांड लेने में कामयाब हो जाएंगे अदालत से, उसके बाद जो है हम इससे मजीद तफ्तीश भी कर लेंगे, लाश भी बरामद कर लेंगे। जो इसके पास से इतना कुछ निकला, असला बहुत ज्यादा तादाद में निकला था, जो आपको भी, मैं नाज़रीन को भी इल्म है कि स्नाइपर राइफल्स वहां से मिली, दीगर चीजें वहां से मिली। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।